ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री पढ़ने के सीरीज में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, हम लोगों ने त्रिभुज स्टार्ट किया है। और त्रिभुज से संबंधित आपको होमवर्क दिए गए थे, आपको होमवर्क दिए गए थे जो कि आप लोग बनाकर आए हैं। और सभी को पता है कि हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग होमवर्क जो है, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगी तब क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा या वाई टाइप कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा या वाई टाइप कीजिएगा, ठीक है। अगर डाउट नहीं होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है, अगर डाउट नहीं होगी तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, प्रश्न वाले 13.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बताना है आपको कि ट्रिपल एस साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। बच्चे, जो भी बच्चे माइक ऑन किए हैं प्लीज अपना माइक ऑफ रखे। सुनील झा नाम से जो भी बच्चा जो है माइक ऑफ रखे, सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे ताकि क्लास अच्छे से चलेगा, ठीक है। चलिए, साइड 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 से हमें बताना है कि ये क्या सर्वांगसम है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। अगर दोनों त्रिभुज को अगर हम देखेंगे तो देखिए, इस त्रिभुज में एक 10 सेंटीमीटर, देखते हैं दूसरा में भी 10 सेंटीमीटर है क्या, हाँ है। कौन कौन सी साइड है वो, कौन कौन सी भुजा है वो जो है आपकी ए बी भुजा जो है सी बी भुजा के बराबर है। कितना है वो है 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये देखिए, एडी जो 5 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार देखिए क्या है, ये भी जो है 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो एडी भुजा है वो जो है आपका सी डी भुजा के बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो आप बताइए, यहाँ पे जो है भुजा, ये भी क्या है भुजा, और ये जो बीच वाला है ये भी दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ये भी भुजा। यानी ये दोनों त्रिभुज जो है भुजा 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 प्रतिबंध से, साइड 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 क्राइटेरियन से सर्वांगसम होंगे या नहीं। अगर होंगे तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। अगर होंगे तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होंगे तो एन टाइप कीजिए। देखिए ये होंगे क्योंकि ये भुजा भुजा, देखिए ये भी क्या है साइड, ये भी क्या है साइड, ये भी क्या है साइड, मतलब साइड 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 प्रतिबंध से, साइड 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार प्रश्नवाली 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो ये तो मैंने आपको क्लास में ही कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 आगे सभी बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रखा है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी। देखिए ए बी डी कौन सा है, देखिए ये है आपका, चलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए त्रिभुज क्या बोला है, त्रिभुज बोला ए बी डी, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज बोला है सी बी डी, ये हो गया सी डी और ये डी। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, यहां बना देता हूं दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया ए बी डी, दूसरा त्रिभुज हो गया आपके पास यहाँ पे, ये हो गया बी डी, ये हो गया सी, ठीक है ना। चलिए तो ए डी भुजा देखिए कितना दिया, ए डी भुजा 4 सेंटीमीटर, डी सी भुजा कितना दिया 4 सेंटीमीटर, ए बी भुजा कितना है, ए बी भुजा है 5 सेंटीमीटर, बी सी भुजा कितना है, बी सी भुजा है 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी डी भुजा कितना है, बी डी भुजा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी डी भुजा क्या है, ये भी है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और सी बी डी में हमको बताना है क्या ये सर्वांगसम है, क्या ये सर्वांगसम है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है कि इसके संगत शीर्ष बतानी है, संगत भुजाएं बतानी है, संगत कोण बतानी है। तो सबको बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था, कैसे बताया था मैंने, तो सबसे पहले देखते हैं किसको, शीर्ष को, सबसे पहले किसको देखते हैं, शीर्ष को। तो चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे ए शीर्ष किसका संगत शीर्ष होगा, ए का संगत शीर्ष क्या होगा, ए का संगत शीर्ष क्या होगा, सी होगा। इसी प्रकार बी का संगत शीर्ष क्या होगा, बी का संगत शीर्ष बी ही होगा, बी का संगत शीर्ष क्या होगा, बी होगा। डी का संगत शीर्ष जल्दी बताइए,
डी का संगत शीर्ष क्या होगा, डी ही होगा, है ना। इसी प्रकार जो ये कोण है, ये कोण का भी यही होगा, कोण का भी यही होगा। चलिए इसी प्रकार बताइए संगत भुजाएं, ए बी की संगत भुजाएं कौन सी है, ए बी की संगत भुजाएं कौन सी है, ए बी की संगत भुजाएं कौन सी है, सी बी। यहां से देखिए ए बी, तो यहां से सी बी। उसी प्रकार बताइए बी डी की संगत भुजाएं, बी डी। इसी प्रकार अगर ये तीनों के तीनों देखिए, आप देखिए यहाँ पे देखिए आराम से, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। देखिए ये 4 सेंटीमीटर जो है इस 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, एक भुजा बराबर। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार देखिए ये जो 5 सेंटीमीटर है इस 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, दूसरा भुजा बराबर। उसी प्रकार अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये जो 8 सेंटीमीटर है इस 8 सेंटीमीटर बराबर, मतलब कि भुजा 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आगे समझ में, भुजा 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में भी बना लेंगे। चलिए सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे के सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, आ गई है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 14.1, प्रश्नवाली 14.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। कोई बच्चा माइक ऑन मत कीजिए बाबू, कोई बाबू माइक ऑन मत कीजिए, कि क्या कीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है एस ए एस, यहाँ पे बताना आपको एस ए एस, और ये क्या होती है, ये होती है आपकी भुजा, बीच वाली क्या होती है, कोण, और ये क्या होती है, भुजा। यानी दो भुजाओं की बीच की कोण, दो भुजाओं की बीच की कोण को हमको देखना है। यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे क्या कहलाते हैं, वे दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं। इसका मतलब देखिए ये जो 6 सेंटीमीटर है इस 6 सेंटीमीटर के बराबर है। उसी प्रकार ये जो 4 सेंटीमीटर है इस 4 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी भुजा हो गई, ये भी क्या हो गई, भुजा हो गई। उसी प्रकार देखिए ये भी क्या हो गई, भुजा हो गई, और ये भी क्या हो गई, भुजा हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच का कोण कौन सा है, इनके बीच का कोण ये है जो कि नहीं दिया हुआ है, जो कि नहीं दिया हुआ है, दोनों में कोण जो है नहीं दिया हुआ है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, बताइए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो वाई टाइप कीजिएगा, नहीं होंगे तो एन टाइप कीजिए। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इन दो भुजाओं के बीच कोण ही नहीं है। यानी एस ए एस में कोण ही नहीं है तो क्या ये सर्वांगसम होंगे, ये सर्वांगसम नहीं होंगे। सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 14.2, क्वेश्चन नंबर 1 ये तो मैंने क्लास में ही करा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। चलिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं आपको, आपको बतानी है कि त्रिभुज एओसी और त्रिभुज बीओडी, एओसी कौन सा है, देखिए एओसी वाला त्रिभुज है, एओसी, ये वाला त्रिभुज एओसी, ये वाला त्रिभुज क्या है आपका, एओसी। चलिए बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया त्रिभुज आपका एओसी, ये हो गया एओसी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बीओडी। चलिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी ओ डी। चलिए मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका ओ, ये हो जाएगा ओ, बी ओ डी। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा सीओ कितना है, ये आपका 3 सेंटीमीटर। यहां से डीओ कितना है, ये भी आपका है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पे क्या, ये ओ भी, यहाँ पे डी, ये आपका बी है, ठीक है ना। वो भी कितना है, वो भी आपका 4 सेंटीमीटर। और ए ओ कितना है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। और देखिए बीच वाला एंगल क्या है, ये आपका है 130 डिग्री।
और ये वाला क्या है 130 डिग्री। चलिए अगर आप ध्यान से अब देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये क्या है 3 सेंटीमीटर एक भुजा, तो देखते हैं दूसरा त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर है। हाँ देखिए दूसरा त्रिभुज में भी 3 सेंटीमीटर है, मतलब एक भुजा मिल गया। और एक दूसरा भुजा देखते हैं, देखिए ये क्या है 4 सेंटीमीटर, देखते हैं दूसरा में कोई 4 सेंटीमीटर है। हाँ दूसरा में त्रिभुज में भी 4 सेंटीमीटर है, यानी 2 भुजा मिल गई। अब 2 भुजाओं के बीच में क्या देखना है, कोण देखना है। तो देखते हैं ये क्या है आपका, ये आपका है कोण, कितना का है 130 डिग्री का। उसी प्रकार अगर यहाँ भी देखिएगा तो कितना कोण बना है 130 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, भुजा कोण भुजा, इसका मतलब हुआ भुजा कोण भुजा के आधार पे ये दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज एओसी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज बीओडी के। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चे जो है होमवर्क जो वाली आपको सीट मिली है उसमें बना लेंगे, और जिन बच्चों के पास होमवर्क वाली सीट नहीं है वो बच्चे नोट्स में बनाते चलेंगे। ठीक है, चलिए यानी सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो यहां तक आपका था होमवर्क, यहां तक क्या था आपका होमवर्क। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको पिछले क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ा दी थी। तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाई थी ए क्या होता है, ये होता है कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल के आधार पे जब किसी त्रिभुज की कोई बच्चे माइक में मत करो, जब किसी त्रिभुज की 2 कोण और उनके बीच की एक भुजा किसी अन्य त्रिभुज की 2 कोण और उनके बीच की एक भुजा बराबर होती है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था आर एच एस प्रतिबंध। चलिए इसको मैं अच्छे से एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए आर एच एस, चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ आर एच एस कौन सा प्रतिबंध था। देखिए आर का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब होता है साइड। अगर हिंदी में हम लोग लिखना चाहें तो राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, राइट एंगल का मतलब क्या होता है समकोण। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है कर्ण, और साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है भुजा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर हमारे पास 2 त्रिभुज दिया है, जैसे कि ये क्या है त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो अगर मान लीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए एफ। तो अगर हम बोलते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 90 डिग्री। तो ये देखिए ये हो गया मान लीजिए 90 डिग्री, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यानी आपको यहाँ पे क्या दिख गया, यहाँ पे आपको आर दिख गया, क्या दिख गया आर दिख गया। उसी प्रकार इसके बाद क्या देखेंगे, इसका देखेंगे कर्ण। तो इसका कर्ण क्या होगा, ये सामने वाला, देखते हैं सामने वाला क्या है, मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा इसका कर्ण हो गया। उसी प्रकार इधर इसमें भी क्या करते हैं हम लोग 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका कर्ण। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों कर्ण क्या है बराबर है। इसका मतलब ये हुआ इसका कर्ण भी बराबर हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद एक भुजा देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 90 डिग्री समकोण, फिर देखेंगे इसके कोण जो है बराबर है कि नहीं, फिर हम देखेंगे भुजा। तो देखिए भुजा क्या है यहाँ पे, चलिए ये भुजा हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये क्या होगी भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर। यानी कर्ण के अलावा जो भुजा है, कर्ण के अलावा जो भुजा है अगर बराबर होती है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होती है। क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस होती है। आगे समझ में यहाँ तक, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे ना समझिए बहुत ही सरल है, आरएचएस बहुत ही सरल है। सबसे पहले देखेंगे 90 डिग्री कोण, फिर देखेंगे कर्ण बराबर है कि नहीं, और कर्ण के अलावा कोई एक भुजा बराबर है कि नहीं। अगर है तो वो क्या कहलाएंगे, दोनों के दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक हिंट देता हूं। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क बताया
यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, देखिए क्या है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज पी आर क्यू के, तो सभी के सभी बच्चों को पता होगा कि इनके कोण भी क्या होंगे, संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा कोण आर के, कोण सी किसके बराबर होगा, कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोण पी का जितना मान होगा उतना ही मान कोण ए का भी होगा। तो कोण पी का मान कितना है 20 डिग्री, तो कोण ए का भी मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, उसका मतलब कि कोण सी का जितना मान होगा उतना ही मान कोण क्यू का होगा, यानी कोण क्यू का भी मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसका मतलब दो कोण का मान 90 डिग्री दे दिया है, तो एक कोण का मान कितना बच जाएगा, एक कोण का मान बच जाएगा 90 डिग्री। क्या बच जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी ये दोनों को दोनों जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार एक और हिंट देता हूं आपको, यहाँ पे इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए तो आप ही से हिंट ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे, सबसे पहले आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे कि ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी, ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी, ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी की, बहुत बढ़िया, कौन सी होगी पी आर। उसी प्रकार ए सी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी, ए सी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी, ए सी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी पी क्यू, कौन सी हो जाएगी पी क्यू। उसी प्रकार बीसी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी, बताइए बीसी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी आर क्यू, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो किसके बराबर होगा, वो भी पी क्यू भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको किसका मान बोला है, हमको मान बोल रहा है पी आर की लंबाई निकालने के लिए, कौन सा लंबाई निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए बोला है। चलिए अब सारे के सारे बच्चे जो हैं इसका उत्तर अब करेंगे पोल सेक्शन में जाकर, अब करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। पी आर की लंबाई हमको निकालनी है। आरकेएस में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, माइक ऑफ रखेंगे, धनसी नाम से जो भी बच्चा जो है ना माइक ऑफ रखेंगे। बाबू कोई बाबू माइक ऑन ना करो, आप लोग क्लास डिस्टर्ब होने लगती है। चलिए कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे। कहा देना उत्तर, आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहा देनी उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, आपको पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जैसे एक बार और हिंट देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। कोई भी अगर समकोण त्रिभुज होती है, कोई भी अगर समकोण त्रिभुज, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, हमको इसका लंबाई निकालना है। देखिए पी हो गया, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, तो हमको किसका लंबाई निकालना है, इसका लंबाई निकालना है। मतलब हमको लंब निकालना है। यहाँ पे जल्दी से बताइए आंसर। बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं और बहुत बच्चे जो है आंसर गलत भी दे रहे हैं। चलिए अभी आपको उनको समझ में आ जाएगा, जो जो बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं उनको अभी समझ में आ जाएगा कि उनका आंसर गलत हो रहा है। आगे समझ में। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमको किसका लंबाई निकालना है, हमको पी आर का लंबाई निकालना है। और पी आर में क्या दिया, चलिए इस त्रिभुज को मैं बनाता हूँ दूसरे पेज में। यहाँ पे ये त्रिभुज दिया है आपको, ये त्रिभुज दिया है आपको, ये त्रिभुज दिया आपको पी आर क्यू, जहां पे पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, आर क्यू का मान है 4 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है पी आर का मान निकालना है। तो हम पी आर को क्या मान लेते हैं, पी आर को मान लेते हैं लंब, और इसको बोल लेते हैं पी, परपेंडिकुलर मतलब पी मान लेते हैं। और ये क्या है 90 डिग्री सामने वाले क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हम लोग कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कर्ण। उसी प्रकार ये जो आर क्यू क्या होगा, आर क्यू हो जाएगा आधार। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है लंब निकालना है। तो हमें पता है कि लंब का वर्ग करने पे क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे लंब है पी, यानी पी का वर्ग करेंगे तो वो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, कर्ण है 5, 5 का वर्ग माइनस आधार क्या है, आधार है 4, 4 का वर्ग। बताइए सर बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे, पी का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, बताइए सर बच्चे 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 4 का वर्ग 16,
इसी प्रकार p का वर्ग जो होता है 25 - 16 कितना होता है 9। इसी प्रकार जब वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल चढ़ जाता है। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 3 × 3 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी ये पी आर का मान कितना आ रहा है, पी आर का मान आ रहा है 3 सेंटीमीटर। सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पी आर की लंबाई हुई कितनी हो गई, पी आर की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर हो गई। और हमको किसका मान निकालना था, हमको पी आर की ही मान निकालनी थी, हमको किसका मान निकालना था, पी आर की ही मान निकालनी थी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो बहुत ही कम बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किए थे, लेकिन जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत किए थे उनको अभी ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमको दिक्कतें आ रही थी, कहाँ पे हमको प्रॉब्लमें आ रही थी, समझ में आ गया। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सब बच्चों समझ में बहुत नहीं। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है या नहीं, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है या नहीं, सारे बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे, दे रही ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं नया टॉपिक। चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं नया टॉपिक। और नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक है पॉलीगन बहुभुज। नया टॉपिक क्या है, पॉलीगन बहुभुज। और ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सरल मतलब होता है। बहु मतलब क्या होता है, बहु मतलब होता है अनेक, बहुत, बहु मतलब होता है अनेक, बहुत। भुज मतलब क्या होता है, भुजा। भुज मतलब क्या होता है, भुजा। ऐसा पॉलीगन, ऐसा आकृति जिसके पास अनेक भुजा हो, जिसके पास अनेक भुजा हो। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे, एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है नहीं, या मेरी स्क्रीन आपको विजुअल हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं हो रही है तो एन टाइप कीजिए। हो रही है ना, ठीक है। जिन बच्चों को मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही है तो बच्चे क्या कर सकते हैं, एक बार आप लीव कर जाइए और फिर से ऐड हो जाइए। हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू होगा जिसकी वजह से मेरी आवाज आपको अच्छे से नहीं सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को एक बार लीव हो जाना है और फिर से ज्वाइन करनी है, ठीक है। हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है, बहु मतलब होता है अनेक, बहुत मैनी। भुज का मतलब होता है भुजा, इसका मतलब और बोल सकते हैं साइड। चलिए अब इसको दूसरे भाषा में कैसे समझेंगे, दूसरे भाषा में हम लोग कैसे समझेंगे कि बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। देखिए तो हम जानते हैं कि स्वराज, सॉरी एक बार डिस्टर्ब कर रही हूँ। बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि उन्हें वॉइस में इश्यू आ रहा है, तो कैन यू चेक वंस मोर प्लीज। और ठीक है, आप एक बार चेक। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है नहीं। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। कुछ कुछ बच्चों को नहीं सुनाई दे रही। जिन बच्चों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार रीज्वाइन हो, एक बार क्लास लीव करें और फिर से ज्वाइन हुई आप लोग, क्योंकि अधिकतर बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो बच्चे क्या करेंगे, एक बार लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन होंगे। आ रही है सर बच्चों को आवाज मेरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुभुज पॉलीगन। अब ये क्या होता है, ये होता है जैसे कि मैंने आपको भुजा बताया था। भुजा क्या बताया था, भुजा बताया था कि कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे भुजा कहते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजा आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 या 3 से अधिक रेखा खंडों से मिलकर बनने वाली जो सरल बंद आकृति। सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे क्या है कि बंद आकृति होनी चाहिए, उससे हम लोग कहते हैं बहुभुज। उसे क्या कहते हैं, बहुभुज। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर आपने तो बता दिया कि 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, अगर 2 हो तो क्या वो बहुभुज कहलाएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर आपके पास 2 भुजा रहा, एक भुजा ये हो गई और दूसरा भुजा ये हो गई, क्या 2 भुजा से हम लोग बंद आकृति बना सकते हैं। चलिए सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या 2 भुजा से हम लोग बंद आकृति बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं बना सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। हाँ
हम लोग दो भुजा से बंद आकृति बना ही नहीं सकते हैं, इसीलिए दो आकृति दो भुजा से हम लोग बहुभुज भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर तीन भुजा हो जाए तो हाँ, तीन भुजा से हम लोग बहुभुज बना सकते हैं। देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ से तीन भुजा ले ले, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक बहुभुज हो जाएगा। आगे समझ में, यानी बहुभुज क्या होता है, बहुभुज होता है तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनने वाली कोई भी बंद आकृति, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनने वाली कोई भी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने एक प्रश्न, आपके सामने एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि सबसे पहला एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए इसमें कितने रेखाखंड है, तो देख लेते हैं इसमें तीन रेखाखंड है। कौन कौन सी रेखाखंड है, चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी रेखाखंड है। वो रेखाखंड है आपकी, देखिए पहली रेखाखंड ये हो गई एक रेखाखंड, दूसरी रेखाखंड ये हो गई दो रेखाखंड, तीसरी रेखाखंड ये हो गई तीन रेखाखंड। मतलब कि कोई भी आकृति जिनमें तीन या तीन से अधिक रेखाखंड होती हैं, कहने का मतलब क्या है, आसान भाषा में तीन या तीन से अधिक भुजा होती है। रेखाखंड मतलब क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, भुजा। हमने बताया था कोई भी आकृति होती है जो जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, वे सारे के सारे रेखाखंड क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे रेखाखंड आपकी भुजा कहलाती है। तो आगे से हम लोग क्या देखेंगे, आगे से हम लोग देखेंगे कि कोई भी आकृति जिनके पास तीन या तीन से अधिक भुजा हो वो बहुभुज कहलाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखिए तीन भुजा है, यानी ये बहुभुज है या नहीं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे ये बहुभुज है या नहीं, ये बहुभुज है या नहीं। अगर है तो वाई टाइप करेंगे, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत में। चलिए इसी प्रकार बताइए ये जो सेकेंड आकृति है क्या ये बहुभुज है, ये सेकेंड आकृति जो है क्या ये बहुभुज है। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना, बहुत बढ़िया। क्यों है, क्योंकि देखिए इसके पास तीन से ज्यादा रेखाखंड, एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, तीसरा रेखाखंड ये हो गया। अब देखिए आगे लग क्या हो, चार, मतलब तीन से ज्यादा रेखाखंड होने के साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। देखिए बंद आकृति भी है, यानी ये भी क्या है, बहुभुज है। ये भी क्या आपकी बहुभुज है। उसी प्रकार बताइए तीसरी जो आकृति है क्या ये बहुभुज है, क्या ये बहुभुज है। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि ये भी बहुभुज है। क्यों, क्योंकि इनके पास भी तीन से अधिक रेखाखंड है, तीन से अधिक रेखाखंड है ना। चलिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूं, जो कि सारे के सारे बच्चे जो हैं गलत करते हैं। देखिए मैंने एक बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो देखिए क्या है, कि हम लोग जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं, जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं उसी बिंदु पे हम लोग वापस चले आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए ए मान लेते इसको, तो देखिए कहाँ गए, यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए, चलिए इसको मानते हैं मैं बी। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से यहाँ आए, इसको मैं मानता हूँ सी। उसी प्रकार देखिए फिर से हम लोग उसी बिंदु पे आ जाते हैं। अगर हम लोग उस बिंदु पे नहीं आएंगे तो वो बंद आकृति नहीं बनती है। यानी बहुभुज में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कि हम लोग जिस बिंदु से शुरू करते हैं, जिस बिंदु से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग उसी बिंदु पे वापस चले आते हैं, तभी हमारी बहुभुज बनती है। आगे समझ में, तभी हमारी बहुभुज बनती है। और भुज का मतलब क्या होता है, भुजा से हम लोग उस बिंदु पे पहुंचते हैं। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत में बहुत में। चलिए इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बहुभुज है, कुछ महत्वपूर्ण बहुभुज है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला महत्वपूर्ण बहुभुज कौन सा है, कि अगर किसी बहुभुज के पास तीन भुजाएं होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, जल्दी सभी बच्चे बताएंगे। अगर किसी भी आकृति के पास, किसी भी बहुभुज के पास तीन भुजाएं हो तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। उसी प्रकार चार भुजाएं हो तो उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब बहुत बच्चों को मैंने प्रश्न आ रहा होगा कि सर इस यहाँ पे चार भुजा कौन कौन सी है, तो देखिए चलो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो वो एक मान लीजिए ये हो गया पहला, ये आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी, ये होगी आपकी चौथी। ये वाला जो है आपका पहला, इसी प्रकार ये होगा दूसरा, इसी प्रकार ये तीसरा, इसी प्रकार ये चौथी। इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे अगर किसी आकृति के पास या किसी बहुभुज के पास पांच भुजाएं हो, पांच रेखाखंड हो तो उसे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम लोग पंचभुज, पेंटागन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से बताएंगे इस आकृति के पास, इस आकृति को क्या बोलेंगे, इस आकृति को क्या बोलेंगे, हेक्सागन, षष्ठभुज, क्योंकि इसके पास छह भुजाएं हैं, छह भुजाएं हैं। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप नोट्स बना सके, ठीक है। और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सब बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने जा रहे हैं। जबकि मैं आपको जब त्रिभुज पढ़ा रहा था उस समय ही बताया था, आज मैं आपको बहुभुज पढ़ा रहा हूं, आज भी बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज सीखते हैं शीर्ष। तो मैंने जब त्रिभुज पढ़ा था वहां पे आपको बताया था कि शीर्ष क्या होता है। तो शीर्ष जो होता है जहां पे दो भुजाओं, जिस बिंदु पे दो भुजाएं मिलती है, कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई। तो जिस बिंदु पे दो भुजाएं मिलती है, तो किस बिंदु पे मिल रही है, इस बिंदु पे दो भुजाएं मिल रही है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहेंगे। तो इस प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ये जो हमारे पास आकृति दी हुई है, ये जो हमारे पास बहुभुज दी हुई है, इनके पास कितनी शीर्ष है। तो सबसे पहले देखिए ये एक भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई, कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो इस प्रकार बताइए कितनी शीर्ष हो गई इनके पास। तो देखिए ये हो गया एक, ये हो गया दूसरी, ये हो गई दो, ये हो गई आपकी तीसरी, ये हो गई तीन, ये हो गई आपकी चौथी, ये हो गई चार, ये हो गई आपकी पांचवी, ये हो गई पांच, ये हो गई आपकी छठी। यानी इस प्रकार इस त्रिभुज, इस बहुभुज के पास टोटल कितने वर्टेक्स है, टोटल कितने शीर्ष है, 6 शीर्ष हैं। आगे समझ में? चलिए इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कोण के बारे में, क्या बताया था, कोण के बारे में। कोण क्या होता है, तो जहां पे दो भुजा मिलती है, तो देखिए यहाँ पे दो भुजा मिल गई, तो इसे क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहते हैं कोण। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना कोण बनेगा। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, यहाँ पे दो भुजा मिल रही, तो कौन सा कोण हो गया, एक कोण ये हो गया, मतलब एक कोण। इसी प्रकार यहाँ पे दो भुजा मिल गई तो दूसरा कोण, यहाँ पे भी एक भुजा मिल गई, दोनों भुजा मिल गई, यहाँ तीसरा कोण, यहाँ पे आपका चौथा कोण, यहाँ पे आपका पांचवा कोण, यहाँ पे आपका छठा कोण। इसका मतलब कितने कोण हो गए, इसका कितने कोण हो गए, 6 कोण हो गए। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए अब सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कि इसके पास कितनी भुजा है, जल्द बताएंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, मतलब कितनी भुजा है, 6 भुजा। और मैंने कैसे बताया था, भुजा के बारे में क्या बताया था कि कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है वे सारे रेखाखंड क्या कहलाते हैं, उस आकृति की भुजा कहलाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या, इस रेखाखंड से मिलकर बनी है, तो एक इसकी भुजा हो गई, इस रेखाखंड से मिलकर बनी है, ये भी भुजा हो गई। इस प्रकार आप काउंट कीजिएगा तो टोटल कितनी भुजा हो जाएंगी इसके पास, तो टोटल इसके पास 6 भुजा हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि किसी भी बहुभुज के पास जितनी शीर्ष होती है उतनी ही कोण होते हैं, जितनी भुजा होती है उतनी ही कोण होती है। तो आपको क्या यहाँ पे याद करने वाली बात है कि कोई भी बहुभुज हो जाए उसकी जितनी शीर्ष होंगी उतनी कोण होगी, उतनी भुजा होंगे। याद रहेगा सारे बच्चों को। चलिए सारे के सारे बच्चे जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ये नहीं सब बच्चों ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार एक और चीज याद करने वाली है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप सभी बताएंगे, आप ही सभी बताएंगे, वो बच्चे बताइए कि ये जो वृत्त जो दिया है, ये जो सर्कल दिया हुआ है, क्या ये बहुभुज है, क्या ये बहुभुज है। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, जल्दी बताइए। चलिए जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि ये बहुभुज क्यों नहीं है। जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि बहुभुज क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि सर इसके पास भुजा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, क्यों, देखिए मैंने यहाँ पे बोल ही रखा। देखिए बहु मतलब क्या होता है, अनेक, भुजा अनेक, और भुज मतलब क्या होता है, भुजा। यानी जिसके पास भुजा ही नहीं होंगी, जिनके पास साइड ही नहीं होंगी, क्या वो बहुभुज कहलाएंगे। तो देखिए इनके पास साइड ही नहीं है, और साइड कहने मतलब भुजा कहने का मतलब रेखाखंड। रेखाखंड कैसी होती है, रेखाखंड सीधी होती है। रेखाखंड कैसी होती है, सीधी होती है। यहाँ पे कोई सीधी लकीर दिख रही है, यहाँ पे कोई सीधी लकीर दिख ही नहीं रही है, यानी इस पास भुजा ही नहीं है, इस पास साइड ही नहीं है। इसका मतलब ये जो है बहुभुज नहीं है। आगे समझ में? इसका मतलब जो सर्किल होता है, जो वृत्त होता है, जो गोला होता है, वो बहुभुज नहीं होता है। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना आपको,
इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तो देखिए मैं आपको एक बहुभुज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था, क्या कि जो बहुभुज बनता है जिस बिंदु से शुरुआत होती है उसी बिंदु पे आके खत्म होती है, उसी बिंदु पे आके समाप्त होती है। तो उस बात को आपको नजर में रख के इस प्रश्न की उत्तर करनी है। सारे के सारे बच्चे कहां उत्तर करेंगे? तो पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। अभी तक एक भी बच्चा जो है इसका उत्तर जो है सही नहीं किया है, अभी तक एक भी बच्चा जो है इसका उत्तर सही नहीं किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टा गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे सके। 5 4 3 2 1। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि बहुभुज क्या होता है? जिनके पास 3 या 3 से अधिक भुजा हो, और उसके साथ साथ क्या होता है कि जिस बिंदु, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज में बना रहा हूं, मान लीजिए एक त्रिभुज बना रहा हूं, तो देखिए मैं जिस बिंदु से शुरू करता हूं, मान लीजिए अगर इस बिंदु से मैं शुरू करता हूं तो देखिए यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा, मतलब जिस बिंदु से मैं शुरू करता हूँ उसी बिंदु पे मैं अंत में पहुंच जाता हूँ। तभी ये क्या कहलाता है? तभी ये बहुभुज कहलाता है। क्या इसमें कुछ हो रहा है? जो हमारे पास आकृति दी हुई है, क्या इसमें कुछ है? देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि सर 3 या 3 से अधिक भुजा। चलिए देख लेते हैं, ध्यान देंगे। देखिए एक पास इस पर एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया। हाँ ठीक है। इसी तरह इसके पास भी कितना हो गया? 6 भुजा हो गया, 6 भुजा हो गया। लेकिन इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्या नहीं है? चलिए देख लेते हैं इसके पास क्या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहली भुजा, यहाँ से यहाँ तक दूसरी भुजा, यहाँ से यहाँ तक तीसरी भुजा, मतलब कहने का मतलब यहीं पे आके समाप्त हो जा रही है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है आपका बहुभुज है। ऊपर वाला बहुभुज नहीं है, ऊपर वाला बहुभुज नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों आकृति को हम लोग साथ में लेते हैं तो वो बहुभुज नहीं होगा। क्यों? अगर दोनों को हम लोग अलग अलग करते हैं तो देखिए ये क्या है? एक त्रिभुज है, ऊपर वाला भी क्या है? एक त्रिभुज है। यानी दोनों को अगर हम लोग अलग अलग रखेंगे तो दोनों अलग अलग बहुभुज कहलाएंगे। लेकिन अगर दोनों को हम लोग एक साथ रखेंगे तो दोनों बहुभुज नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि जिस बिंदु से हम लोग शुरू कर रहे हैं उसी बिंदु पे आकर वो समाप्त नहीं हो रही है, उसी बिंदु पे आकर वो समाप्त नहीं हो रही है। आगे समझ में? इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है बहुभुज नहीं है। क्योंकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया। क्या मैं ऊपर जा पाया? ऊपर जा पाया? नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है। आया समझ में? ये बहुभुज नहीं है। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया कि ये बहुभुज क्यों नहीं है, ये बहुभुज इसलिए नहीं है कि हम लोग जिस बिंदु से शुरू कर रहे हैं उसी बिंदु पे आके हम लोग समाप्त नहीं हो रहे। अगर इसी को हम लोग अलग अलग कर देते तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग बहुभुज कहलाता, दोनों त्रिभुज अलग अलग बहुभुज कहलाता। ठीक है। लेकिन दोनों को अगर साथ में रख दिए तो वो बहुभुज नहीं कहलाएगा। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखते हैं बहुभुज के बाह्य और अंतःकोरों के मापों का योग। तो बाह्य और अंतःकोरों के मापों का योग सीखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताया था, बहुत बार बता भी दिया हूं कि बाह्य कोर क्या होते हैं और अंतःकोर क्या होते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं बाह्य कोर। ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई आकृति बनाया मैंने, ये त्रिभुज, तो इसके बाह्य कोर देख लेते हैं कौन से कहलाएंगे। तो देखिए ये इसे क्या कहलाएंगे? ये इसके बाह्य कोर कहलाएंगे। ये क्या हो गया? इसके ये सारे सारे क्या हो गए? इसके बाह्य कोर। बाह्य कोर क्या होंगे? ये जो बाहर की तरफ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सारे सारे इसके बाह्य कोर कहलाते हैं। उसी प्रकार बहुत बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा सर अंतःकोर फिर किसे कहते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तो जो अंदर की तरफ होते हैं, ये जो अंदर की तरफ होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे जो होते हैं ये अंतःकोर कहलाते हैं। आगे समझ में? अगर सारे बच्चों को बाह्य कोर और अंतःकोर समझ में आ गया क्या होता है, जो बाहर की तरफ होते हैं कोर वो बाह्य कोर, जो अंदर की तरफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतःकोर। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुभुज के बाह्य और अंतःकोरों का योग कितने के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बाह्य कोर के बारे में। देखिए किसी भी त्रिभुज के, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, कोई सा भी
कितनी भी भुजा की, मान लीजिए 10 भुजा, 20 भुजा, 30 भुजा, कितनी भी भुजा हो जाए, सारे के सारे भुजा मतलब सारे के सारे बहुभुज के बाह्य कोरों का योग कितने के बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। सभी बच्चों को ये याद रखना है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोरों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। अब कैसे देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बाह्य कोण कौन कौन सा है, तो पहला बाह्य कोण है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, है ना। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 क्या है, हमारे बाह्य कोण है। और इनका योग कितना के बराबर होगा, इनका योग होगा 360 डिग्री के बराबर। तो बहुत बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर क्या ये सिर्फ पंचभुज के लिए होता है, क्या ये सर सिर्फ पंचभुज के लिए होता है? नहीं, ये पंचभुज के लिए नहीं होता है। आप कोई भी बहुभुज ले लीजिए, मान लीजिए अगर मैं त्रिभुज ले लेता, मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर त्रिभुज ले लेता, मैं यहाँ पे त्रिभुज ले लेता, देखिए ये हो गया कोण 1, ये हो गया कोण 2, ये हो गया मान लीजिए कोण 3। यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 के मान कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आपको क्या याद रखना, आपको ये याद रखना है कि कोई भी बहुभुज हो, उनके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। उनके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप नोट्स बना सके। और सभी के सभी बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से जल्दी टाइप करेंगे वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अंतःकोणों के मापों का योग देख लेते हैं। अंतःकोणों के मापों का योग देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतःकोणों के मापों का योग बताने से पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक आकृति देता हूं। चलिए मान लो ये एक आकृति है, ये आकृति है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे ये आकृति में कितनी भुजाएं हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे सारे सब बच्चे, इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे 5 भुजाएं हैं। बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए अभी से हम लोग क्या करेंगे, अभी हम अगर हमको कभी भी अंतःकोणों के मापों का योग पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो भुजा है इसको बोलेंगे एन। इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एन से। किससे डिनोट करेंगे, भुजा को किससे डिनोट करेंगे, एन से। कि हमको अगर कोई पूछे कि यहाँ पे एन का मान क्या है, मतलब भुजा का मान क्या है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार बताइए सारे बच्चे, इस आकृति के पास एन का मान क्या है। एन मतलब भुजा, भुजा का मान क्या है, सारे बच्चे बताएंगे। इस आकृति के पास भुजा का मान कितना है, भुजा मतलब एन, एन का मान कितना है 6। आगे यहां तक, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, आ गया सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूं जिसकी मदद से आप किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हो। चलिए वो फॉर्मूला कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी बहुभुज हो, कोई भी कितनी भुजा के बहुभुज हो, क्या फॉर्मूला याद रखना है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो अंतःकोणों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, वो जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए अब सारे बच्चे यहाँ बताएंगे n क्या है, चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे n क्या है। सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे n क्या है। n हम लोग किसको मानते हैं, n हम लोग भुजा को मानते हैं। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे इस आकृति के लिए n का मान कितना है, इस आकृति के लिए n का मान कितना है। बहुत में कितना है 6, क्योंकि इसके पास कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। आगे समझ में, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n की जगह लिखेंगे 6 - 2 इंटू 180, फिर लिखेंगे 6 - 2 कितना होता है 4 इंटू 180, और ये कितना बराबर होगा, ये हो जाएगा आपके पास 720 डिग्री के बराबर। कितने बराबर हो जाएगा, 720 डिग्री के बराबर। इसका मतलब षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग कितने बराबर होता है, 720 डिग्री के बराबर होता है। चलिए एक अगर ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे। अगर ये समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं क्या करता हूं, आपको एक और आकृति बनाता हूं आपके लिए। चलिए इस आकृति के लिए बताइए अंतःकोणों का योग कितना होगा। इस आकृति के लिए बताइए अंतःकोणों का योग कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं n, n कितना है इसका 5। और हमने फॉर्मूला क्या याद रखा है, हम लोग ने सूत्र क्या याद रखा है, सूत्र याद रखा है n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई भी बहुभुज ले लीजिए, कितना भी भुजा का बहुभुज ले लीजिए,
फॉर्मूला क्या याद रहेगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान है 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तब क्या होगा 3 गुने 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 दूनी 36, 18 54, कितना हो जाएगा 540 डिग्री। इसका मतलब पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 540 डिग्री। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे, वाई टाइप करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, मैंने अभी आपको बता दिया चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे सके। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, 5 4 3 2, तब तक सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी जाकर आंसर करेंगे, ठीक है 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही किए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे क्या बोला हमको, यहाँ पे बोला है चतुर्भुज, क्या बोला है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब जिसके पास 4 भुजा हो, यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 4। अब हमको क्या बोला है, हमको बोला है अंतः कोणों का योग निकालने के लिए, क्या बोला है अंतः कोणों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला होता है अंतः कोणों का योग का n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा n का मान 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया हो आपने। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 78। सारे बच्चों को इस प्रश्न का भी उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कितना भी बड़ा बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो उसी के आधार पे आपको यहाँ पे बी का मान ज्ञात करना है। जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व कीजिए और कहां आंसर कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कीजिए जल्दी जल्दी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। चलिए मैं एक बार आपको हिंट देता हूं, आपको चलिए एक बार हिंट देता हूं। देखिए इसके बाह्य कोण कौन सा, एक है बी, दूसरा है 31 डिग्री, तीसरा है 98 डिग्री, चौथा है 78 डिग्री, फिर क्या है 52 डिग्री। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोण बी प्लस कोण 31 डिग्री, कोण 98 डिग्री, कोण 78 डिग्री, कोण 52 डिग्री कितने के बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी बी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको इन सारों में जोड़ने पे 360 के बराबर हो जाए। चलिए जल्दी से बनाएंगे, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी दीजिए, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकें। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोण बी प्लस, इसको जोड़ते हैं। चलिए बताइए, सब बताएंगे चैट बॉक्स में, इसको जोड़ने पे कितना है 8 2 10, 10 8 18, 8 2 10, 10 18 1 19, ठीक है 7 5 12, 12 9 21, 21 3 21 3 24 1 25, 259 डिग्री बराबर है 360 के बराबर। अब हमको किसका निकालना है, बी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 259 में जोड़ने पे कितना बराबर हो जाए 360 के बराबर हो जाए। तो ये आ जाएगा आपके पास 101 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, आ गया सारे बच्चों को समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है,
तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करके इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोला है यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप 72 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको तरीका बताता हूँ। देखिए सबसे सरल तरीका बताता हूँ। बहुभुज की क्या बोला है, प्रत्येक कोण बाह्य कोण बोला है, यानी इसका मतलब क्या है, अगर 72 डिग्री जो है प्रत्येक कोण, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए एक त्रिभुज हो आपके पास, मान लीजिए एक त्रिभुज हो, इसका बहु इसका क्या होगा, बाह्य कोण एक ये होगा, बाह्य कोण मानते हैं कि ये हो गया, बाह्य कोण मानते हैं आपके ये हो गया, ठीक है ना। इसका बाह्य कोण मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 मिलकर कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है जो भी बच्चा माइक ऑन करें प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए और यहाँ पे लेकिन क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो ये बाह्य कोण है ना, इन्हीं में सबका मान कितना दिया है, सबका मान 72 डिग्री दिया है। इसका मतलब मान लीजिए कोण 1 का भी मान 72 मान ले, कोण 2 का भी मान 72 मान ले, कोण 3 का भी मान 72 मान ले। इसी प्रकार हम लोग कितना 72 डिग्री को जोड़ेंगे कि हमारा 360 डिग्री आ जाएगा। जितना 72 डिग्री को, जितने भी 72 डिग्री को जोड़ेंगे उतनी ही हमारी भुजा होगी। आपको आशा करते हैं कि आपको ये हिंट समझ में आ गया होगा। जितना ही 72 डिग्री को हम जोड़ेंगे उतनी हमारी भुजा होगी, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर कर सके। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बच्चे इसका आंसर जो है सही किए हैं। चलिए उनको लॉजिक समझ में आ गया। लिखिए लॉजिक क्या है कि जितनी भी बाह्य कोण होती हैं सबकी क्या मान दिया है, सबकी 72 डिग्री मान दिया गया है। इसका मतलब जितनी भी हम लोग 72 ऐड करेंगे, जब तक 360 ना आ जाए तब तक हम लोग ऐड करते जाएंगे, और जितनी 72 होंगी उतनी हमारी भुजा होंगी। तो मतलब कि चलिए हम लोग ऐड करते हैं। चलिए 72, फिर 72, फिर हम लोग 72, फिर 72, फिर 72। अगर आप 5 बार 72 को ऐड कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कितने बराबर हो जाएगा, ये जो है आपका 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कितना बार हम लोगों ने 72 यूज किया है, कितना बार हम लोग 72 डिग्री यूज किया है, तो देखिए हम लोग यूज किए हैं 1 बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया आपका 3 बार, ये हो गया आपका 4 बार, और ये हो गया आपका 5 बार। और भी तरीका क्या है, और भी तरीका क्या है, और भी एक तरीका है क्या, कि आपको पता है कि बहुभुज क्या होती है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमको बता दिया गया है कि यहाँ पे बाह्य कोण क्या है, सभी के सभी क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण क्या है हमारे बराबर है, प्रत्येक बाह्य कोण क्या है हमारे बराबर है। इसका मतलब हम क्या कर सकते थे, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, n टाइम्स 72 डिग्री लिख सकते हैं, n टाइम्स 72 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। और n हम किसके मानते हैं, n हम लोग मानते हैं साइड को, यानी 360 डिग्री बटा 72 कर सकते थे। तो यहाँ से आएगा आपका 5। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा उन बच्चों को क्या करना है, ये सरल विधि जो सबसे सरल विधि है इसको यूज करेंगे। जितना ही 72 हम लोग यूज करेंगे उतनी ही मेरी साइड होगी। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, डी, और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में, चलिए आगे समझ में। चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ ताकि मैं आपका होमवर्क दे सकूं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए पहला प्रश्न वाली आपका प्रश्न वाली 15.1, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सभी बच्चों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। 5 4 3 2 1। आशा करता हूं सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसी प्रकार 15.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 16.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार 16.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज की आपकी होमवर्क हो गई 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 5 4 3 2 1। आज के आपका होमवर्क है 15.1, 15.2, 16.1, 16.2। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। चलिए
जिन भी बच्चों को कुछ भी डाउट है वो बच्चे क्या करेंगे, जिन भी बच्चों को कुछ भी डाउट है वो बच्चे चैट बॉक्स में एम टाइप करेंगे। बाकी जिन बच्चों को कुछ भी डाउट नहीं है बच्चे क्या करेंगे,